नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन हब पर। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूल्यांकन में प्रश्नों का निर्माण। दोस्तों इससे पहले हमने पिछले वीडियो में देखा कि मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है और मूल्यांकन करने की कौन कौन सी विधियां हैं। दोस्तों अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे वीडियो जाके पहले विजिट करें। और आज का वीडियो है प्रश्नों का निर्माण। दोस्तों मूल्यांकन करते समय प्रश्नों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है या फिर प्रश्नों का निर्माण क्यों किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि प्रश्नों का निर्माण क्यों करना चाहिए वो भी हम डिटेल से जानेंगे, किस लिए करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए, ये मूल्यांकन के अंतर्गत हम देखेंगे। दोस्तों इससे पहले उपलब्धियों का मूल्यांकन भी हमने देखा कि उपलब्धियों का मूल्यांकन किस प्रकार करते हैं। तो दोस्तों मूल्यांकन करते समय विशेष बात है दोस्तों मूल्यांकन जब भी यानी मूल्य को आंकते हैं, यानी जब कक्षा के अंतर्गत जब एक विद्यार्थी होता है यानी छात्र होते हैं, उनके जब रिजल्ट होते हैं, वो रिजल्ट जो आते हैं वो उन्हें कहते हैं हम मूल्यांकन। यानी जब विद्यार्थी का परिणाम होता है, परिणाम को ही कहते हैं मूल्य का आंकन। तो दोस्तों मूल्यांकन होता है वो किस प्रकार करते हैं, यानी उनका प्रश्नों का निर्माण क्यों करना चाहिए या फिर मूल्यांकन प्रश्न क्यों पूछने। दोस्तों मूल्यांकन हम जब भी करते हैं तो कुछ ना कुछ बात कहते हैं या पूछते हैं, और जब कुछ पूछते हैं तो उसमें ये चिन्ह लगता है, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह। और जहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है तभी बच्चे से कुछ पूछा जाता है। हम जब कोई भी सवाल करते हैं उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह विशेष होता है, और जहां प्रश्नवाचक चिन्ह होता है तो वो जो भी बात हम पूछते हैं वो एक प्रश्न का रूप धारण करती है। तो इसलिए प्रश्नों का निर्माण करना मूल्यांकन में अत्यावश्यक है। बिना प्रश्नों के मूल्यांकन हो ही नहीं सकता, इसलिए प्रश्नों का कारण आवश्यक है मूल्यांकन के अंतर्गत। अब दोस्तों प्रश्नों का तो आवश्यक है, बिना प्रश्नों के मूल्यांकन हो नहीं सकता, ये तो हमने देख लिया। लेकिन प्रश्नों का निर्माण भी किस तरीके से किया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि प्रश्न कैसे भी पूछ ले। एक स्तर होता है प्रश्नों का कि बालक के अनुसार एक स्तर निर्धारित किया जाता है कि उस स्तर पर ही बालक को प्रश्न किए जाए। ऐसा नहीं है कि जैसे थर्ड या फिर फोर्थ स्टैंडर्ड में बच्चा पढ़ रहा है और उसको किसी जीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ऐसा नहीं है दोस्तों। उसके जो स्तर है बालक का, उस बालक के स्तर के अनुसार ही प्रश्न का होना आवश्यक है। तो दोस्तों प्रश्नों का निर्माण विशेष तरीके से और सोच समझ के किया जाता है ताकि बालक की वृद्धि हो, उसकी जो मेंटल एबिलिटी है वो उसमें ग्रोथ हो। यानी बच्चे का एक मैं कहूं कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होना ऐसे, यानी बच्चे का सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब उसमें अच्छे से उसका मूल्यांकन किया जा सकता है, और मूल्यांकन लिए प्रश्नों का होना आवश्यक है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि प्रश्नों का निर्माण किस तरीके से किया जाता है, यानी क्यों किया जाता है। तो दोस्तों इसमें पहले में देखते हैं दोस्तों उद्देश्य पर आधारित यानी जो प्रश्न किया जाता है मूल्यांकन के लिए उसका विशेष कारण क्या है। यानी मैं ये कहूं कि आप प्रश्नों की विशेषता जानिए कि मूल्यांकन में प्रश्नों की क्या विशेषता होनी चाहिए, तब जाके वो प्रश्न किया जाना चाहिए। यानी एक बालक के लिए प्रश्न करने का कारण क्या है, वो कारण हम देखेंगे। तो इसमें पहला है उद्देश्य पर आधारित, यानी बच्चे का उद्देश्य निर्धारित हो जाए वैसे ही प्रश्न होने चाहिए। यानी बच्चे को कोई भी प्रश्न पूछे जाए ना, उसमें क्या हो, बच्चे का उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए। यानी बच्चे का उद्देश्य निर्धारित से मतलब है कि बच्चा किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये कर रहा है। यानी बच्चा अभी जैसे हम कहें कि बच्चा परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कुछ करता है, पढ़ता है, तो उसको प्रश्न भी उसी हिसाब से यानी उस स्तर के ही पूछे जाए, ताकि बच्चे की जो उद्देश्य है, यानी उसने जो उद्देश्य रखा है कि मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊं या मेरी परीक्षा में इतनी परसेंटेज या फिर इतनी ग्रेड बन जाए, इसके लिए उसका उद्देश्य प्राप्त हो जाए, ऐसा प्रश्न उसमें करना चाहिए। दूसरा देखते हैं दोस्तों विषय क्षेत्र। दोस्तों विषय क्षेत्र के अंतर्गत होता है कोई भी सवाल पूछा जाता है या कोई भी प्रश्न किया जाता है ना, उसका विषय एक क्षेत्र से निर्धारित होना चाहिए। यानी
बच्चे का कोई भी सवाल पूछे तो ऐसा नहीं है कि बच्चे से प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे बच्चे का स्तर होता है कि छोटी कक्षा के अंतर्गत, तो उसको बच्चे का ऐसा ही प्रश्न पूछा जाए ताकि वो उस समय सीमा के अंतर्गत उसका उत्तर दे सके। यानी बच्चे की क्या है कि बुद्धि होती है ना, वो विस्तारात्मक नहीं होती ताकि वो अच्छे से चिंतन करके उसका जवाब दे सके, वो एक सटीक बुद्धि होती है। इसलिए प्रश्न भी ऐसे करना चाहिए जिनकी समय सीमा निर्धारित हो, यानी कुछ समय, यानी एक शब्द या फिर दो शब्द या मैं कहूं एक वाक्य का उत्तर हो, ऐसा ही प्रश्न करना चाहिए। तीसरा देखते हैं दोस्तों, विषय वस्तु। दोस्तों विषय वस्तु के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत प्रश्नों के अंतर्गत विषय वस्तु का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बालकों का स्तर अधिक है और प्रश्न हो बिल्कुल छोटे, और ऐसा भी नहीं है कि बालकों का स्तर है छोटा और प्रश्न हो उनसे अधिक स्तर के। यानी कक्षा के अनुसार ही प्रश्न होने चाहिए, यानी बालक के आधारित है। जैसे 5th क्लास के अंतर्गत और हम पूछ लेते हैं 6th या 7th क्लास के जो पाठ्यक्रम के अनुसार चलते हैं उस लेवल के प्रश्न, तो बच्चे को क्वेश्चन वैसे ही करना चाहिए जिनका बच्चा आंसर दे सके। तो विषय वस्तु भी ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा जो पढ़ता है उस विषय वस्तु यानी उस पाठ्यक्रम के आधार पर ही प्रश्न किए जाने चाहिए। चौथा देखते हैं दोस्तों, भाषा। दोस्तों जो भाषा होनी चाहिए उसका विशेष योगदान है प्रश्नों के निर्माण में। दोस्तों भाषा होनी चाहिए वो सुस्पष्ट होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए कि भाषा है ना एकदम सरल होनी चाहिए, क्योंकि इनसे अगर अच्छी होगी भाषा तभी ही बालक प्रश्नों को अच्छे से समझ पाएगा, और जब बालक प्रश्नों को अच्छे से समझ पाएगा तो उत्तर देने में उसको आसानी। कई बार ऐसा हो जाता है कि भाषा क्या है कि सटीक नहीं होती, सरल नहीं होती, कई बार क्या है कि विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्दों के कारण भी बालक उस प्रश्न को समझ नहीं पाता। तो प्रश्न समझने के लिए बालक को क्या है कि सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगर सरल भाषा का प्रयोग होगा तो ही बालक उसका अच्छे से उत्तर दे पाएगा। कई बार दोस्तों क्या होता है कि प्रश्न होता है बहुत इजी, लेकिन क्या है कि शब्दों के हेरफेर के कारण बालक उस प्रश्न को समझ नहीं पाता और उसका उत्तर भी नहीं दे पाता। अब देखते हैं दोस्तों पांचवा, शक्ति का अंतर। इसके अंतर्गत हम देखते हैं दोस्तों, शक्ति के अंतर्गत हम देखेंगे कि कई बार क्या होगी, अध्यापक ऐसा करता है कि जैसे कई कक्षा के अंतर्गत हम देखते हैं कई विद्वान बालक होते हैं, कई मूढ़ बालक भी होते हैं। ऐसा नहीं कि कक्षा के अंतर्गत सभी बालक समान होते हैं, उनमें बुद्धि भी समान हो, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि एक कक्षा के अंतर्गत सभी प्रकार की बुद्धि वाले बालक पाए जाते हैं। इसलिए क्या है कि उनकी शक्ति के अनुसार ही प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए। दोस्तों जो मूल्यांकन मैंने बताया है वो मूल्यांकन की बात कर रहे हैं हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत, यानी ये मूल्यांकन लगातार होता है और व्यापक यानी बच्चे के हर तरीके के विकास के लिए ये किया जाता है। यानी एक मैं कहूं कि सर्वांगीण विकास के लिए किया जाता है। तो सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब हर एक बच्चे को ध्यान में रखते हुए उसका मूल्यांकन किया जाए। इसलिए शक्ति का विशेष ध्यान रखा जाता है कि बच्चा जिस स्तर पर हो, ऐसा नहीं है कि एक कक्षा के अंतर्गत होते हुए सभी बच्चे समान बुद्धि रखते हो। इसलिए हर बच्चे को देखते हुए उनकी बुद्धि के अनुसार ही उसका मूल्यांकन करना चाहिए और उनके प्रश्नों का निर्माण भी उसी स्तर पर करना चाहिए। इसलिए शक्ति का अंतर भी उनमें समान रखे कि जो बच्चा विद्वान हो उनको उस लेवल पे प्रश्न पूछा जाए, और कई मूढ़ बालक हो तो उनको थोड़ा प्रश्नों का जो मूल्यांकन करते समय स्तर है वो नीचा रखना चाहिए, यानी थोड़े इजी क्वेश्चन उसमें रखने चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों छठवां, मूल्य बिंदु। मूल्य बिंदु अंतर्गत होता है दोस्तों, इसमें जो बालक की जो उपलब्धि होती है या फिर बालक ने जो भी स्कोर किया है, यानी मूल्यांकन के बाद उसका जो भी डाटा हम एक अध्यापक कलेक्ट करता है तब उसका मूल्य होना चाहिए। यानी जैसे मैं कहूं कि एक ये देख लो, अब 7th क्लास का कोई बालक है, ठीक है, 7th क्लास के बालक को हम एक प्रश्न देते हैं, यानी एक नॉर्मल प्रश्न देख दो आप, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान का क्वेश्चन दे दिया, तो ऐसा नहीं है कि इसको
10 नंबर, यानी उसका मूल्य क्या आंक दिया हमने 10, ये गलत है। क्योंकि ये प्रश्न होता है ना, इसका स्तर ही ये होता है कि ये 1 या 2, ठीक है, 1 या 2 इसके अंक होने चाहिए, यानी उसका जो मूल्य है ना दोस्तों, अंक से हम ले सकते हैं इसमें मूल्य, यानी उसका जो बिंदु निर्धारित किया जाता है ना 10 या फिर 2 या 1, वो मूल्य होता है। मूल्य कितना होना चाहिए, इसका अनुसार होना चाहिए, प्रश्न के अनुसार। जैसे निबंधात्मक प्रश्न हो तो उसमें हम रख सकते हैं 20 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं, या फिर 5 भी रख सकते हैं। वो इसलिए रख सकते हैं दोस्तों, निबंधात्मक जो प्रश्न होता है ना वो वर्णनात्मक होता है, यानी इसमें विवरण देना होता है। तो विवरण जहां बात होती है तो वहां पे शब्दों का प्रकार बढ़ जाता है, और जहां शब्द बढ़ जाते हैं वहां पे फिर मूल्य भी बढ़ने पड़ते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि निबंधात्मक प्रश्न करके उसको 1 अंक दिया जाए, यानी ये मूल्य को उसका क्या रखा जाए 1, ऐसा भी नहीं है। तो इस तरह ध्यान में रखते हुए मूल्य बिंदु भी निर्धारित किया जाना चाहिए। यानी हर प्रश्न के निबंधात्मक है तो उसका अलग हिसाब से, और लघुत्तरात्मक है या फिर अति लघुत्तरात्मक, या फिर जैसे अभी जैसे ऑप्शन वाले होते हैं और रिक्त स्थान, ऐसे क्वेश्चनों में सब में अलग अलग मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। तो मूल्य बिंदु भी उन प्रश्नों के लिए एक निर्धारित होते हैं, इसलिए प्रश्नों को देखते हुए, यानी प्रश्नों को देखते हुए मूल्य का बिंदु निर्धारित किया जाता है। अब दोस्तों यह है कि जो मूल्यांकन होता है ना वो प्रश्नों का निर्माण इन बिंदुओं के माध्यम से देखते हुए करें, यानी अगर ये बिंदु उसके अंतर्गत विद्यमान है तो ऐसे प्रश्न बच्चों के मूल्यांकन के लिए सही और अच्छे बताए गए हैं। तो इसमें दोस्तों देखा था हमने कि उद्देश्य पर आधारित बच्चों का उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए, और उसका विषय क्षेत्र समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए कि जब बच्चा उस सवाल का जवाब उतने समय में दे सकता है उतना ही बड़ा उसका सवाल का होना चाहिए जवाब, या फिर सवाल भी ऐसा ही होना चाहिए। तीसरा है विषय वस्तु। विषय वस्तु होनी चाहिए कि बालक जो पढ़ता है, जो पाठ्यक्रम पढ़ता है, उस पाठ्यक्रम के अनुसार ही उसको सवाल दिया होना चाहिए। भाषा, भाषा उसकी अच्छी, सुस्पष्ट और सरल भाषा प्रयोग में लेनी चाहिए। और शक्ति का अंतर, हर बच्चे के अनुसार शक्ति प्रयोग, यानी प्रश्नों का प्रयोग उसी प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार के प्रश्नों का बच्चा आंसर दे सकता है, यानी जिस स्तर पर बच्चा है उसी स्तर पर प्रश्न किए जाने चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों मूल्य बिंदु। मूल्य बिंदु में क्या होता है कि इसमें क्या है कि हर प्रश्न के अनुसार उसका मूल्य आंका जाता है। जैसे निबंधात्मक हो तो बड़े यानी ज्यादा मूल्य आंकना चाहिए, रिक्त स्थान हो तो उसमें कम मूल्य आंकना चाहिए। तो ये दोस्तों प्रश्नों के निर्माण करते समय ये बिंदु ध्यान में रखते हुए प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए। तो आज हमने देखा दोस्तों मूल्यांकन के अंतर्गत प्रश्नों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। दोस्तों आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि प्रश्न किस किस प्रकार के होते हैं, यानी कितने प्रकारों में प्रश्नों को डिवाइड किया जाता है। आज हमने सीखा प्रश्नों का निर्माण किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो इसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।